हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है बेसिकली हमारी जो है आपका 11वीं क्लास है, ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं। अभी तक हम लोग चैप्टर नंबर 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। महाद्वीप और आपका जो है महासागर के विषय में हमने पढ़ा। तो हमने प्लेट टेक्टोनिक के विषय में पढ़ा, बना कैसे, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया। आज हम हैं, एक यूनिट होती है थर्ड। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? भू आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। और इसी भू आकृति में हमारा चैप्टर नंबर 5 है, भू आकृति की प्रक्रियाएं। कि बेसिकली जितना भी फॉर्म ऑफ आपका लैंड पे कोई भी आपको फॉर्म दिखाई देता है वो बनता कैसे है, और इसको हम लोग चैप्टर नंबर 5 के अनुसार हम लोग गौर करके इनको देखेंगे और इस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। ये चीज हम लोगों ने कल का जब हमने लास्ट लेक्चर किया था तो महासागरीय, महाद्वीपीय, हमने कुछ प्लेटों की बात की थी, प्लेट टेक्टोनिक्स की बात की, गोंडवाना की बात की, लॉरेंसिया की बात की और पेंजिया की बात की, हम लोगों ने बात की थी। अब देखें कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। हमें उत्पत्ति के विषय में जानना है। इसकी परपटी एवं अन्य आंतरिक स्तरों का क्रम विकास कैसे हुआ, भूपर्पटी प्लेट का संरचना किस प्रकार हुआ एवं कैसे रहा, भूकंप ज्वालामुखी के प्रकार, भूपर्पटी को निर्मित करने वाले सेल और खनिज के विषय में सूचनाओं की जानकारी के पश्चात ही हम जिस धरातल पर रहते हैं उसके विषय में विस्तार से जानकारी चाहेंगे। ठीक, हम विभिन्न प्रश्नों के साथ इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चनों को उठाएंगे, उनके साथ हम अपना प्रोसीजर जो है आपका पूरा करेंगे और इनको हम लोग आपका गौर करके अच्छे से एक एक करके इन सारी प्रक्रियाओं को हम लोग पढ़ेंगे। और आपका ठीक, धरातल असमतल क्यों है? अब ये क्वेश्चन की तरह पूछ रहा है कि जो हमारा धरातल है, धरातल मतलब जो हमारी पृथ्वी है, जो भूपर्पटी है, मैंने आपको बताया था ये इस तरह की पृथ्वी है। यहाँ पर पर्वत, पहाड़, पठार हैं। ये कुछ भाग आपका समतल है। ये है तो ऐसा क्यों है? हम पूछ रहे हैं कि बेसिकली ये समतल है, ये क्यों है? ठीक, सर्वप्रथम भूपर्पटी गंतव्यात्मक है, यानी कि कैसी है? मूवमेंट करती रहती। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पृथ्वी क्षैतिज यानी के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों दिशाओं में संचालित होती है। इस तरीके से भी चलती है और ऐसे भी आपका मूव करती है। ऐसे कब चलेगी? जब नीचे से आपका प्रेशर आएगा। और ये क्या होगा? जब प्लेटों में आपकी गति होती है तब की कंडीशन है। ठीक, निश्चित तौर पर हम भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्र गति संचालित होती है। कह रहे जो भूतकाल में जिस तरह की गति थी उससे थोड़ा सा अब स्पीड थोड़ी धीमी। मान लीजिए पास में कोई स्पीड बहुत तेज रही होगी, लेकिन वर्तमान में वो स्पीड अब स्पीड के मैच नहीं करती। पहला पॉइंट उन्होंने ये दिया। भूपर्पटी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के विभिन्न सक्रिय आंतरिक बलों में पाया जाता है। कह रहे जो क्रस्ट है, भूपर्पटी, भूपर्पटी का मतलब है क्रस्ट से, और जो भी क्रस्ट का निर्माण करने के भीतर जो आंतरिक बल हैं उनमें पाए जाने के अंतर ही पृथ्वी की सतह के अंतर उत्तरदायी है। मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अंतरण प्रभावित करता है। निश्चित रूप से आंतरिक बल अभी भी सक्रिय है यदि उनकी गति तीव्र है। इसका पश्चात है कि धरातल पृथ्वी के मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हो रहा है। बाह्य बलों एवं पृथ्वी के अंदर उद्भव आंतरिक बलों के आवरण से प्रभावित हो रहा है तथा यह सर्वदा परिवर्तनशील है। बाह्य बलों को बाह्य जनित यानी कि एक्सोजेनिक है, और आंतरिक जो बल है आंतरिक बलों में क्या है? इंडोजेनिक है। ठीक, बाह्यजनिक बलों की क्रियाओं का परिमाण है उभरी हुई भूपर्पटियों का विसर्पण तथा बेसिन निम्न गतिविधि यानी कि क्षेत्र धरातल को अपर्दन के माध्यम से उच्चावत के अंतर को कम होने के लिए आपका सहतल कहते हैं। अंतर्जनित आंतरिक निरंतर धरातल के दो भाग में ऊपर उठाता है, यह उनका निर्माण करती है तथा इस प्रकार की बाह्य जनित प्रक्रिया उच्च विभिन्नता में सम
बराबर में असफल रहती है। अतः विभिन्नताओं में तब तक बनी रहती है जब तक बाह्य जनित एवं आंतरजनित बलों के विरोधात्मक कार्य चलते हैं। सामान्यतः बाह्य जनित बल मूल रूप से भू आकृतिक निर्माण करने वाले बल हैं। कैसे हैं? अगर आप देखोगे, जो दो बल की बात कर रहे हैं हम, बाह्य जनित जो बाहर से लगते हैं, अंतर्जनित माने इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। एक वो बल है जो पृथ्वी के अंदर से लग रहा है, एक वो बल है जो पृथ्वी के बाहर से लग रहा है। दोनों बलों में अंतर है, क्योंकि एक नीचे से लगेगा वो आपका प्रेशर इंग्रेडिएंट होगा, दूसरा आपका प्लेट का हो सकता है, किसी प्रेशर का हो सकता है। तो ये दोनों बल आपको देखने को मिलते हैं। सामान्यतः अंतर्जातीय बल मूल रूप से भू आकृति निर्माण करने वाले बल। कैसे हैं? भू आकृति निर्माण करने वाले बल। बाह्य जनित प्रक्रिया मुख्य रूप से भूमि विसर्पण है। भूतल आपका क्या है? संवेदनशील है। मानव अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर है। इसका व्यापक एवं सघन उपयोग करता है। लगभग सभी जीवों का धरातल पर्यावरण के अनुप्रवाह में योगदान है। मनुष्य ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, हमें इनका उपयोग करना चाहिए, किंतु भविष्य में जीवन का निर्वाह करने के लिए इसकी पर्याप्त संभाव्यता बचाए रखना चाहिए। ठीक। धरातल के अधिकांश भागों में बहुत लंबी अवधि तक सैकड़ों हजारों वर्षों में आकार प्राप्त तथा मानव के द्वारा इसका उपयोग, दुरुपयोग एवं पूर्वपयोग के कारण इसकी संभाव्यता मतभेदता विवाह बहुत तीव्र गति से इसकी गति और धरातल को विभिन्न आकार दिया है या अभी आकार दे रही है तथा उन पदार्थों की प्रक्रिया जिनसे निर्मित है वो समझा गया। निश्चित रूप से ही मानव उपयोग जनित हानिकारक को प्रभावित एवं कम करने के भविष्य के लिए संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय है और इसे किया जा सकता है। तो ये सारे इसमें हैं कि कैसे बल है, किस प्रक्रिया का है, उसका उपयोग क्या है, बाह्य जनित क्या है, इन सबको आपका अच्छे से देख सकते हो और आप अच्छे से बात कर सकते हो। क्या इनका प्रयोग में रहा है, कैसी इनकी बातों में रहा है, क्या चीजें हैं, इन पर आप अच्छे से गौर करके देख लीजिए। एक बार देख लेंगे तो सारी चीजें बड़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि डिपेंडेंसी साफ हो जाएगी, अनुप्रवाह उपप्रवाह क्या है, इसी से जुड़ी हुई चीजें हैं, इनको देख लीजिए फिर आगे बढ़ो। अगर आप इन चीजों को अच्छे से नहीं देखोगे तो चीजें साफ स्पष्ट रूप समझ नहीं आएंगी बेटा। एक बार देख लीजिए। देख लिया? आप भू प्रक्रियाओं को अर्थ को समझने के लिए चाहते हैं तो धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित और बाह्य जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव और रासायनिक प्रक्रिया के कारण भूतल का जो विन्यास है, विन्यास का मतलब आकार में परिवर्तन से भू प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि अगर आप भू आकृति प्रक्रिया को समझना चाहते भैया, हमारे जो अर्थ है इस अर्थ में चेंजेस कैसे आ रहे हैं, नए नए स्ट्रक्चर्स बन कैसे रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स का क्या महत्व है, कुछ आपका फिजिकली महत्व है या का कुछ केमिकली प्रक्रिया है, इस पर अगर कोई चीजें हैं, इनकी अगर कोई बात है और आप समझ रहे हैं तो आप इसको उसमें कैसे विन्यास मतलब किसी के साइज शेप में कैसे चेंज हो रहा है उसके विषय में आप थोड़ा सा देख सकते हैं। पटल विरूपण फोर्स, इस फोर्स पटल विरूपण और आपका ज्वालामुखीय फोर्स, ये अंतर्जनीय भू प्रक्रिया है। पटल विरूपण बल, ध्यान दीजिए कौन सा है, पटल विरूपण बल और ज्वालामुखीय फोर्स, ये दो ऐसे बल हैं दो अंतर्जनीय भू आकृति बनाते हैं। ये हमारी कोई प्लेट थी, इस पे आपका कोई बल लग रहा है कंटिन्यूअस फॉर्म में, ठीक। तो इसमें जब तुम बल लगाओगे तो शायद ये स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके से चेंज हो जाए या कुछ इस तरीके से आपका बन जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक। लेकिन ये प्रक्रिया कहाँ होगी, अंदर होगी, पृथ्वी के ना के बाहर होगी, तो इसलिए आंतरिक परिवर्तन। अगर कोई प्रक्रिया बल लगने से बाहर की तरफ बन रही है तब चीजें अलग होती है। इसमें पहले इकाई में सापेक्ष विजेजित है। अपक्षय, अपक्षय का मतलब होता है टूटना। बृहत्क्षरण, मार्क्स लेवल पर जो वास्टिंग होती है। अपर्दन एवं निच्छालन, अपर्दन मतलब एक जगह से कटकर दूसरी जगह पहुंच जाना। निच्छालन यानी कि आपका ब्लीचिंग जैसा होता है, डिपोजिशनल होता है, निक्षेपण, एक यहाँ का कटा और दूसरी जगह जाके जमा हो गया। अपक्षय का मतलब होता है देखिए आम रूप में समझिए, अपक्षय का मतलब चट्टानों का टूटना या फूटना, चाहे वो केमिकल रूप से फूटे, केमिकल रिएक्शन के रूप से टूटे फूटे या फिजिकली।
अपर्दन का मतलब है कोई टूटी फूटी चीज एक स्थान से दूसरे स्थान चलेगी। डिपोजिशन का मतलब है टूटी फूटी चीज जाकर कहाँ जमी है, वो उसका डिपोजिशनल होगा। बाह्य जनित भू आकृति प्रक्रिया है, इसका अध्याय में हम विस्तार से विवेचना किया जाएगा। क्या होगा, अच्छे से हम इसकी विवेचना करेंगे। प्रक्रिया के किसी भी बाह्य जनित तत्व जल, हिम, वायु जो धरातल के पदार्थ का अधिग्रहण करते हैं तथा परिवहन के में सक्षम है, वो भू आकृति कारक कहते हैं। कैसे कहते हैं, भू आकृति कारक। जब प्रकृति के तत्व ढाल प्रवणता की गतिशील हो जाती है तो पदार्थ से हटकर ढाल के सहारे आपका ले जाते हैं और निचले भाग में निक्षेपित कर देते हैं। भू आकृति प्रक्रियाएं तथा भू आकृति कारक विशेषकर बाह्य जनित को आपका यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग ना किया जाए तो यह एक समान समझना होगा, क्योंकि ये दोनों ही एक हैं। कह रहे आपको समझना होगा और समझ आएगी कि ये दोनों बल कैसे हैं, एक ही है। एक प्रक्रिया के बाद एक प्रक्रिया एक बल है जो धरातल के पदार्थ के साथ साथ अनुप्रयोग होने को प्रभावित किया जाता है। एक ही कारक है जो गतिशील माध्यम है, जैसे जल, हिमानी, हवा, लहरें और धरातल। धरातल के पदार्थ को हटाता है, ले जाता है, निक्षेपित करता है। इस प्रकार प्रवाह युक्त जल, भूगत जल, हिमानी, हवा, लहरें, धाराएं इत्यादि को आपका क्या कहता है, भूगत कारक कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, भूगत जो कारक है वो कहा जाता है। क्या आप समझते हैं कि भू आकृतियां कारकों एवं भू आकृतिक प्रक्रियाओं के अंतर का होना आवश्यक है? जो डिफरेंसेस एक दूसरे में हमको देखने के लिए मिलता है, वो बेसिकली डिफरेंसेस होता कैसे है, ये क्या जरूरी है उसके लिए, इन चीजों पर हम भी बात करें। लेकिन उससे पहले, बढ़ने से पहले आपको अपक्षय और अपर्दन के बारे में बढ़िया जानकारी होनी चाहिए और उनके अपक्षय और अपर्दन से क्या होता है। तो क्लियर रखिए, अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का टूटना फूटना, चाहे वो भौतिक रूप से हो चाहे वो आपका रासायनिक रूप से। अपर्दन का मतलब है कटी फटी चट्टान का गति हो जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाना। डिपोजिशन मतलब उन कटी चट्टाने के बाद कहां पर वो जुड़ रहे हैं। आगे बढ़े, आप इसको थोड़ा सा आप अच्छे से देखेंगे, चीजें और साफ होंगी। जैसे गुरुत्वाकर्षण ढाल के सहारे भी गतिशील पदार्थ की सक्रियाओं को बनाए एवं दिशाजनक बल होने के साथ साथ धरातल पर पदार्थ का बल डालता है। अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण बल लहरें एवं ज्वाला भाटा जनित धाराएं गतिशील बनाती हैं। निसंदेही गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता का मतलब है किसी का स्लोप, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है कि अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है, अतः अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण भी नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल से संपर्क में रहते हैं। यह वह बल है जो भूतल के साथ पदार्थों का संचालन को प्रारंभ करता है। सभी संचालन चाहे पृथ्वी के अंदर हो या सतह पर, प्रवणता घटित होती हो जैसे ऊंचे स्तर की ओर, इन सभी चीजों को हम लोग आपका देखते हैं। अंतर्जनित प्रक्रिया, एंडोजेनिक आपका प्रोसेस, पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू आंतरिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल का स्रोत होती है। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांश रेडियोधर्मी क्रिया, घूर्णन, रोटेशन, आपका ज्वारीय घर्षण, पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा के द्वारा होती है। भूतत्वीय प्रवणता के अंदर से निकलने वाली ऊष्मा प्रवाह उच्च पटल एवं ज्वालामुखी को प्रेरित करती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर के ऊष्मा प्रवाह भूपर्पटी की मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर के कारण अंतरजातीय बलों के समान न होती है। अतः विवर्तनी के द्वारा यांत्रिकी मूल पटल की सतह पर असमतल होती है। कैसी होती है, आपका प्लेन होती है, ये हमको देखनी है, वो असमतल होती है। तो ये थोड़ा चीजें आप देखोगे कैसे असमतल होती है,
कैसे पटल विरूपण है, कैसे आपका भूतापीय प्रवणता है, कैसे उसके अंदर है, क्या उसकी मोटाई है, क्या उसकी वृद्धता है, इन सभी के थिकनेस को अगर आप देख लोगे तो चीजें बड़े अच्छे रूप से एक एक करके आपके रूप में स्पष्ट हो जाए। देख लिया, यहाँ आपको ये सारी चीजें दिखा। पटल विरूपण के बारे में हम लोग कल देख लेंगे, लेकिन आप देखिए जब कोई ऊष्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलती है तो वो आपको ध्यान देनी होती है वो किन किन चीजों पर जो उसका प्रवाह है वो आपका निश्चित होता है, किस फोर्स की तरफ, किस डायरेक्शन की तरफ वो जा रहा है। फिर उसके बाद आप देखते हैं जो ऊपर की परत होती है वो उनका अपर्दन होता है। अच्छा, आप लोगों को अपक्षय और अपर्दन में कंफ्यूजन नहीं होना है। अपर्दन का सिंपल मतलब है पहले चट्टान का अपक्षय होगा। अपक्षय कैसे होगा उदाहरण के रूप में समझ। मान लीजिए कोई पत्थर का टुकड़ा है, क्या समझते हैं थोड़ा सा ताकि स्पष्ट हो जाए। ये कोई पत्थर का टुकड़ा है और इस पत्थर के टुकड़े के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ा, ठीक, और फिर इस पर बारिश पड़ी, झम 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 बारिश हुई। तो ये इसकी जो ऊपर वाली परत है ये बहुत लंबे समय के बाद आप देखोगे ऊपर से बिल्कुल दरदरी जैसी हो जाएगी। अभी अगर चिकनी होगी तो फिर कैसी हो जाएगी, दरदरी हो जाएगी। दरदरी हो जाएगी यानी कि धूप लगा फिर पानी पड़ा तो ये क्या हो जाएगी, आपकी चटक जाएगी, क्षणभंगुर जैसा होगा। क्षणभंगुर का मतलब होता है आप तवे को देखिए जिस पर हम रोटी सेकते हैं, उस पर आप गर्म अगर पानी मानते हैं तो छक दना से एक आवाज आती है झुरझुर करती हुई। ऐसा ही हमारी चट्टानों के साथ होता है। उस समय थोड़ा सा उसमें अपक्षय होता है लेकिन वो अक्षय में दिखता ही नहीं। अगर हम कहते सर ऐसा नहीं होता तो इतना मोटा लोहे का तवा बारीक कैसे हो जाता है, बताइए। इसी तरह से आपका चट्टानों में भी प्रक्रिया है। अच्छा, ये होता दो प्रक्रियाओं से। ये कौन सा प्रोसेस है, धूप निकल रही है और इसी तरह टूट रहा है, ये भौतिक अपर्दन है। केमिकल अपर्दन है उसकी बॉन्डिंग थोड़ी सी आपका ढीली पड़ जाए, जो उसके अंदर बॉन्ड थे, जो आपके जो गुण आप आपस में जोड़ रखे थे उन अणु ने वो टूट जाएं, तो उनके माध्यम से ये ऐसी दिक्कत जो है हमको देखने के लिए आपका मिल जाती है और आप इसको गौर कर सकते हैं। अपर्दन का सिंपल मतलब है कि जो भी पत्थर टूटा या फटा है, अब तो ये अपक्षय की कंडीशन है। ये क्या है, अपक्षय। अपर्दन क्या होगा, जब ये बहकर किसी और जगह आपका पहुंच जाएगा तो ये हो गया अपर्दन। और ये जब जाके कहीं पर आपका जम जाएगा तो उसको कह देंगे निक्षेपण, डिपोजिशन। क्लियर है, तो अपक्षय अलग है, अपर्दन अलग है और निक्षेपण अलग है, लेकिन एक ही प्रक्रियाओं के हिस्से हैं। ये आपको ध्यान रखना। पहले अपक्षय होगा, फिर अपर्दन होगा, फिर आपका डिपोजिशनल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। पहले आपका डिपोजिशन नहीं हो सकता। हाँ, किसी जगह कोई आपकी चट्टान बनी है, ऐसे ही क्या बोलती हैं आपके फोसिल फ्यूल से बनते हैं और इसी प्रक्रिया से बनती है सेडिमेंट्री रॉक्स, अपसादी चट्टानें। जब आप पढ़ोगे आगे फॉर्मेशन में तो आपको पता लगेगा इन्हीं की वजह से क्या बनी है, आपकी अपसादी जो चट्टानें हैं वो आपको बनी। क्लियर है, तो ये आपको देखने की, करने की और पढ़ने की जरूरत थी, जो मैंने आपको बता दिया। फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसको एक बार घर जाकर अच्छे से पढ़ लीजिए। कल हम इस पर बात करेंगे आपका जो है पटल विरूपण बल की, ठीक, और उसको हम लोग बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप घर जाकर चैप्टर को रिवीजन करिए, पढ़िए और एक बार पिछला चैप्टर थोड़ा सा देख लीजिए। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।